गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आप लोगों का ये फसल उत्पादन का लेक्चर है। फसल उत्पादन में आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया था, चैप्टर नंबर 2 है, उसका नाम है पादप पोषण। पादप मीन्स पौधे, पोषण मीन्स उनके पोषक तत्व। ठीक है, तो किसी भी पौधे को बढ़ने के लिए किस चीज़ की जरूरत है? सीधी सी बात है, जैसे हम खाना खाते हैं हमें भोजन की जरूरत है, ऐसे ही पौधों को भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। हमें पोषक तत्व पौधों से मिल जाते हैं, लेकिन पौधों को कहाँ से मिलेंगे? पौधों को जमीन से कुछ पोषक तत्व मिलता है। ठीक है, तो पौधों को वृद्धि करने के लिए कई ऐसे पोषक तत्वों की जरूरत होती है जो कुछ तो ज़्यादा मात्रा में, कुछ कम मात्रा में, लेकिन आवश्यक है। अगर उन्हें वो पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो पौधे या तो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आप अच्छे से इसलिए समझ पाओगे क्योंकि आप लोग अपने आसपास जो खेती होती है उसमें अगर देखेंगे तो किसी साल तो फसल बहुत अच्छी हो जाती है और किसी साल फसल बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो परेशानी कहाँ है कि इन्हें जो भी फसल हम चुनते हैं उस फसल के लिए कुछ आवश्यक पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। उन पोषक तत्वों को जब हम हमारी भूमि में डालते हैं या हमारी फसल को देते हैं तभी हमारी फसल अच्छे से वृद्धि कर पाती है। ठीक है, तो फसल की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व क्या होंगे? पहली बात तो हम बात करें तत्व क्या है, आपने 9th 10th 11th में पढ़ा होगा कि जो भी सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब तत्व हैं। ठीक, इनमें से वो तत्व जो हमारे पौधों की वृद्धि के लिए सहायक होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? पोषक तत्व कहेंगे। ठीक है, जो पोषण को पूरा कर सके, मतलब पौधों की वृद्धि को बढ़ा सके। तो अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 पादप पोषण, जिसमें आपकी बुक में परिभाषा दी हुई है। पादप पोषण में पौधों की उचित वृद्धि एवं फलन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा एवं उचित समय में पूर्ति करने को पोषण कहते हैं, पादप पोषण कहते हैं। मतलब पौधों को जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें उचित मात्रा में और सही समय पर दिया जाए तो उसे पादप पोषण कहेंगे। ठीक है, अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि जब भी हम पौधों की बात करें तो उनके लिए, जब भी हम पादप पोषण की बात करें तो उसकी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को उचित मात्रा में और उचित समय पर देना पादप पोषण कहलाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि कौन कौन से तत्व हैं, उनकी प्राप्ति के स्रोत कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छी चीज कि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, CHO। ठीक, क्या बोलेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन 3 तत्वों के अलावा जितने भी तत्व है वो सब जमीन से मिलने वाले हैं। तो आपको याद रखने में ज्यादा अच्छा लगेगा, सिर्फ 3 तत्व है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन 3 के अलावा जितने भी तत्व आपसे पूछे जाए, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि ये तत्व कहाँ से मिलते हैं, तो ये तत्व तीनों के अलावा जितने भी तत्व हैं सब हमें भूमि से मिलते हैं, कुछ अधिक मात्रा में तो कुछ कम मात्रा में। लेकिन CHO को अगर हम बात करें तो कैसे मिलेंगे? हमारा हाइड्रोजन हमें पानी से मिल जाता है और बाकी जो है वो वायु से हमें मिल जाते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन जो हैं वो हमें वायु से मिल जाते हैं, हाइड्रोजन जल से या पानी से मिलता है और बाकी सभी हमें कहाँ से मिलते हैं? भूमि से। आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है कि कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, तो उसमें भी सभी के नाम इसी प्रकार लिखे हुए हैं। तो आप कॉलम क्या क्या बना सकते हैं उसमें कि एक तो जल से मिलने वाले, वायु से मिलने वाले और भूमि से मिलने वाले 3 तरह के तत्व हो सकते हैं, जिसमें से ये 3 जो है इनमें से एक जल से मिलेगा और बाकी 2 भूमि से मिल जाएंगे, आपकी वायु से मिल जाएंगे और बाकी सारे तत्व हमको भूमि से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं तत्वों के प्राप्ति के लिए जो कुछ साधन हमें जरूरी होते हैं, हमें कहाँ से मिल सकते हैं, हमारी पृथ्वी में कहाँ से आते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम कोई फसल उगा रहे हैं तो हमें तत्व कहाँ से मिल सकते हैं, हमारी जमीन में कहाँ से मिल सकते हैं। तो उसके लिए पहला टॉपिक है आपका मृदा में पोषक तत्व प्राप्त होने के साधन। आपको ये क्वेश्चन भी नोट करना है। पहले तो पादप पोषण की परिभाषा क्या होती है, उसके बाद मृदा में पोषक तत्व प्राप्त होने के कौन कौन से साधन हैं। ठीक है, सबसे पहला है खाद। जब हम खाद का उपयोग हमारे फसल के लिए करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राप्ति का एक सबसे अच्छा साधन। ठीक है, हम जो खाद उड़ाते हैं उसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं?
वो पोषक तत्व ही तो उन्हें दे रहे हैं। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये आपने खाद के ऊपर लिखा हुआ भी देखा होगा, रासायनिक खाद के ऊपर। तो जो खाद होती है वो पोषक तत्वों की कमी कर देती है, पूरी कर देती है, ठीक है। उसके बाद है मृदा सुधारक, मतलब हम मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कुछ मृदा सुधारक का उपयोग करते हैं, उन्हें भी हम पोषक तत्व, उनकी मदद से भी पोषक तत्व हमारी जमीन में पहुंच जाते हैं, भूमि में पहुंच जाते हैं और हमारी फसल के पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाती है। अगला है फसल के अवशेष। जो फसल खत्म हुई है या काटी गई है, उसके जो अवशेष बचे हैं वो वापस कहाँ दब जाते हैं? जमीन में दब जाते हैं। मतलब उसके जो पोषक तत्व उसमें थे वो पोषक तत्व वापस कहाँ मिल गए? जमीन में। मतलब हमारे पोषक तत्वों की पूर्ति हम फसल के अवशेष से भी कर सकते हैं। मतलब जो बची हुई फसल है, कटा हुआ जो माल है वो भूमि में पड़ा रहता है, उससे भी उसकी पूर्ति की जा सकती है। अगला है वर्षा। वर्षा से कैसा होगा? वर्षा के कारण वायु में उपस्थित नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो मिलकर हमारी पृथ्वी पर, भूमि पर गिरती है, तो उस पर गिरने के बाद ये उनकी पूर्ति कर देती है। मतलब वहाँ ये सारे तत्वों को जमीन पर ला सकती है। सारे तत्व से मीन्स जो जो इसमें घुल जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन घुल जाता है ना, तो ऐसे तत्वों को पृथ्वी पर लाने के लिए वर्षा आवश्यक है। अगला है खरपतवारनाशी। अब खरपतवारनाशी क्या होते हैं? ऐसे रसायन जिनकी मदद से हम खरपतवार को खत्म कर सकते हैं, उन्हें हम खरपतवारनाशी कहते हैं। तो जब हम खरपतवार की नाशी को हम पृथ्वी पर, हमारी भूमि पर छिड़कते हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो प्रयोग में, खेत में प्रयोग में लाई जाती है और वो फसल में पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकता है। मतलब फसल को अगर उसने ये खरपतवारनाशी को खत्म कर दिया तो खरपतवारनाशी ज्यादा अवशोषण करेगा ही नहीं पोषक तत्वों का, तो पोषक तत्व किसको मिल जाएंगे? हमारी फसल को। अगला है दलहनी फसलें। दलहनी फसलें मतलब जी हाँ, दाल से रिलेटेड जो होती है, जिनमें फलियां होती हैं। तो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि फलियां जहाँ होती हैं वहाँ क्या होता है? राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है, ठीक है। तो ऐसे जीवाणु जो एटमॉस्फेयर से या वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करके उसको यौगिकों में बदल देते हैं, मतलब जमीन के अंदर उसको फिक्स कर देते हैं। स्थिरीकरण बोलते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। तो जितने भी दलहनी फसलें होती है उसमें जितने भी जीवाणु हैं वो क्या करेंगे? नाइट्रोजन को स्थिर कर देंगे। तो इस तरीके से भी वो तत्वों को पृथ्वी में या जमीन में या फसलों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। अगला है मृदा की गहरी परत। मृदा की गहरी सतह क्या होता है कि जब भूमि के अंदर तो तत्व अलग अलग लेवल पर रखे रहते हैं, अलग अलग सतह में हैं। जब भूमि का जल स्तर बढ़ने लगता है तो जैसे जैसे जल स्तर बढ़ता है पोषक तत्व भी उस जल के साथ ऊपर आने लगते हैं और ऊपर आकर ये उन पौधों की पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं जो उन्हें आवश्यक है। इस तरीके से मृदा में पोषक तत्व जो हैं उन्हें हम आसानी से प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि मृदा से पोषक तत्व कम कैसे होते हैं। अगला टॉपिक है आपका मृदा से पोषक तत्वों की कमी या मृदा से पोषक तत्व कम कैसे हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात, फसल द्वारा तत्वों का अवशोषण। सीधी सी बात है, हमने कोई फसल लगाई है तो उस फसल से वो फसल पोषक तत्वों को तो अवशोषित करेगी, तो इस कारण मृदा में पोषक तत्व की कमी आने लगती है। दूसरा, लीचिंग। लीचिंग क्या होता है? जब पोषक तत्व जमीन में जो परत बनी हुई है भूमि में, तो वर्षा का पानी जैसे ही गिरने लगता है तो उसके साथ साथ जो पोषक तत्व है वो भी पानी में घुलकर जमीन में नीचे की तरफ चले जाते हैं। अलग अलग परतों से होते 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 वो नीचे चले जाते हैं। जब वो नीचे चले गए जल के साथ, तो जो ऊपर की जो जमीन है उसकी उर्वरकता कम हो जाती है, वो उपजाऊ नहीं रहती या पूरी तरीके से उपजाऊ नहीं रह पाती, तो उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखें, मृदा का कटाव। मृदा का कटाव होगा, ज़्यादा बारिश हुई, पानी बहा, पानी के साथ मृदा कटती है। मृदा के कटाव के कारण जितने भी पोषक तत्व मृदा में थे वो कटाव के साथ बह जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो आपके इस स्थान पर या आपकी भूमि पर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, ठीक है, या भूमि बंजर भी बन जाती है। अगला है गैस के रूप में। जैसे कुछ जीवाणु स्थिरीकरण करते हैं, गैस को अवशोषित करके जमीन में डालते हैं, इसी तरीके से कुछ ऐसे जीवाणु भी होते हैं जो इन्हें वापस गैस में बदल देते हैं। तो कोई भी ऐसी क्रिया जिसके कारण ये जो तत्व हैं वो गैस के रूप में पृथ्वी से वापस वायुमंडल में चले जाते हैं, तो इस कारण भी पोषक तत्वों की हानि होने लगती है,
ठीक है। अगला आपका टॉपिक है खरपतवार द्वारा अवशोषण। ये जो भी हमने पढ़ा था, देखिए क्या है कि जब फसल उगाई और उसमें खरपतवार ज़्यादा हो गई तो अवशोषण कौन ज़्यादा करेगा? खरपतवार। मीन्स आपकी फसल में से खरपतवार अगर ज़्यादा होने लगे तो वो बाकी फसलों के, जो आपकी फसल है, जो मेन फसल आपने उगाई है, उसकी जितने भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है उन पोषक तत्वों को वो ग्रहण कर लेंगे खरपतवार। तो हमारी वो जो फसल है वो फिर से अधूरी रह गई, उन्हें पोषक तत्व नहीं मिल पाए तो उनके पोषक तत्वों में कमी रह जाती है। इस कारण उनके पोषक तत्वों की कमी और बढ़ने लगती है। ठीक है। अब इसके बाद बात करें आपके जो पोषक तत्वों के वर्गीकरण की, तो आपके पोषक तत्वों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला भाग प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक और तीसरा सूक्ष्मवासी। क्यों करना पड़ा ये? क्योंकि हमें फसल के अनुसार अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व चाहिए होते हैं। तो हमने पोषक तत्वों को इस प्रकार से विभाजित कर दिया है कि उसमें से कौन से ज़्यादा जरूरी है और कौन से थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो पोषक तत्वों में आवश्यक पोषक तत्वों के वर्गीकरण में पहला है प्राथमिक, मतलब जो सबसे ज्यादा आवश्यक होते हैं। प्राथमिक में NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये 3 तत्वों को प्राथमिक में रखा गया है, मतलब सबसे ज्यादा इसकी जरूरत होती है। इसीलिए जब आप खाद उड़ाते हैं खेतों में तो आपने देखा होगा NPK लिखा होता है। ठीक है। तो NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसके बाद द्वितीयक में आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। याद रखिएगा, इनके पूरे नाम भी लिखने हैं आपको। क्वेश्चन बनेगा कि आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण कीजिए, तो उसमें आप लिखेंगे प्राथमिक आवश्यक पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व और सूक्ष्म मात्रिक आवश्यक पोषक तत्व। ठीक है। तो पहले प्राथमिक में आपने लिख दिया, द्वितीयक में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और जो सूक्ष्म मात्रिक जो थोड़ी सी मात्रा में चाहिए होते हैं उसमें Fe लोहा, Cu कॉपर यानी तांबा, Mn मैग्नीशियम, बोरॉन, जिंक, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, ऐसे कुछ पदार्थ हैं जिनकी आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में होती है। तो ऐसे तत्वों का उपयोग भी हम कर सकते हैं। ठीक। अब इसके बाद बात आती है आपके इन प्राथमिक, द्वितीयक और सूक्ष्म मात्रिक तत्वों की डिटेल्स आपकी बुक में दे रखी है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्राथमिक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व में क्या होगा? पौधों की वृद्धि के लिए जितने भी पोषक तत्व आवश्यक हैं उसमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं को इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहला है पौधों पर नाइट्रोजन का प्रभाव। आपकी बुक में किसके बारे में समझाया? पहले नाइट्रोजन का प्रभाव। तो देखिए पॉइंट में याद रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो आपकी बुक में पॉइंट में भी दिए हुए हैं, नाइट्रोजन के क्या है? सबसे पहला पत्तियों का रंग, अगर ये नाइट्रोजन उसको अवेलेबल है, उसको उसमें मौजूद है, पोषक तत्वों में उसे मिल रहा है, तो सबसे पहली चीज़ पौधों का रंग गहरा हरा हो जाता है, पौधे तेजी से गति करने लगते हैं। ठीक है। पौधे के हरे भाग में अधिक वृद्धि होती है, फिर दाने मोटे और गूदेदार हो जाते हैं, मतलब फसल अच्छी होने लगती है, दाने बड़े बड़े हो जाते हैं, फसल देर से पकती है। ठीक है। देर से पकेगी तो ज़्यादा अच्छी पकेगी। अगला है दाने तथा चारे वाली फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। जितने भी दाने या चारे वाले हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा को नाइट्रोजन बढ़ा देता है। फिर पत्तियों में भी नाइट्रोजन सुधार कर देता है। पत्तियों में कौन सी, जो पत्तियों वाली फसलें होती हैं उनमें भी सुधार होता है। और फास्फोरस और पोटाश जो है वो उनके उपयोग को संतुलित बनाता रहता है। ठीक है। नाइट्रोजन उनको संतुलित कर देता है। इसी तरीके से क्लोरोफिल और प्रोटीन बनता है। अब जो पॉइंट आपने अभी पढ़े वो क्या थे? नाइट्रोजन का प्रभाव। लेकिन अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो इसका जस्ट उल्टा होगा। जैसे पत्तियां हरी है तो अब कैसी हो जाएगी? पत्तियां पीली पड़ने लगेगी, वृद्धि रुक जाएगी। इसी तरीके से इनके पॉइंट याद रख सकते हैं। अगर आपने उसके प्रभाव याद कर लिए तो उनकी कमी को भी आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे मैं पढ़ देता हूँ, पत्तियां पीली पड़ जाती है, वृद्धि कम होती है या पौधे छोटे रह जाते हैं। ठीक है। गेहूँ और अन्य फसलें जो हैं वो उनमें कल्ले निकलने लगते हैं, मतलब फसलें खराब होने लगती है धीरे धीरे। जब वो छोटी सी मात्रा में, वो जब उनकी एज ज़्यादा नहीं होती, पौधे ज़्यादा बड़े नहीं होते, उसके पहले ही वो फसल लाने लग जाती है। तो ये सब कमियां नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधों में होने लगती है, ये सब खामियां।
ठीक है। और भी है पत्तियाँ, कहीं कहीं पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं या उपज में कमी आने लगती है, फल गिरने लगते हैं, ये सारी कमियाँ किसके कारण है? नाइट्रोजन की कमी के कारण, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नाइट्रोजन की अधिकता का क्या प्रभाव होता है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली नाइट्रोजन की कमी के प्रभाव और नाइट्रोजन का प्रभाव क्या क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि नाइट्रोजन की अधिकता के कारण क्या होगा। तो पौधे अधिक कोमल हो जाते हैं और हवा से गिर भी जाते हैं, ज़्यादा कोमल होने लगते हैं। कीड़े मकोड़ों का आक्रमण जल्दी होने लगता है, सीधी सी बात है, जितने हरे दिखाई देंगे उतने कीड़े मकोड़े भी आएंगे। भूसे के अनुपात में दाना कम मिलता है, मतलब जितना ज़्यादा भूसा, जितना ज़्यादा उसमें उपयोग होने जितना मिलता है उतना फल नहीं मिलता अगर नाइट्रोजन ज़्यादा यूज़ कर लिया तो भी। और फसल के गिरने से उपज भी कम होने लगती है, फसल गिर जाएगी तो उपज भी कम हो जाएगी, ठीक है। और अनाज अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। तो ये सारी चीज़ें उसके ज़्यादा या अधिकता होने के कारण होती है, ठीक है। अब इसके बाद आपका है फास्फोरस, पोटाश, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसके जितने भी पॉइंट हैं उन्हें नोट कर लें और प्रिपेयर कर लें।